हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 24 सितंबर 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अंतिम तक हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछा था और वो भी टॉपिक था मैलवेयर। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कि मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए थे: बूटवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, वॉर्म और ट्रोजन। इनमें से कौन सा एक मैलवेयर नहीं है, ये आपको बताना था। हालांकि कम स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, बट काफी स्टूडेंट ने सही आंसर भी दे दिया है। यह है बूटवेयर। बूटवेयर नाम जैसी चीज कुछ भी मैलवेयर में नहीं होती है। इसके अलावा स्पाईवेयर एक ऐसा मैलवेयर इक्विपमेंट होता है जिसको आपकी डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जाता है और यह आपको विजिबल नहीं होता है। मतलब बैकएंड पर यह आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी को रिकॉर्ड करता रहेगा। देन है रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। ये एक ऐसा मैलवेयर होता है जिसको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद जितना भी डेटा होगा आपके सिस्टम का, उसको ये ऑटो लॉक फाइल में कैप्चर कर लेगा और आपके सिस्टम को लॉक कर देगा। इसके बाद हैकर्स आपसे कुछ रैंसम अमाउंट स्वरूप मांगते हैं, जैसे कि आप 100 बिटकॉइन दे दो, 1000 बिटकॉइन दे दो, ऐसे आपसे रैंसम की डिमांड करेंगे। और अगर आप उन्हें पे कर देते हो तो आपका डेटा वापस कर देते हैं। इसके अलावा वॉर्म, इसको बोलते हैं राइट वंस रीड मैनी। ये भी अपने आप में मैलवेयर का ही एक टाइप है। और देन है ट्रोजन, इसके बारे में आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। तो बूटवेयर सही आंसर था। बूटवेयर मैलवेयर का कोई भी टाइप नहीं है, बाकी सारे मैलवेयर ही हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पहले ऐसे आसामी और सबसे ज्यादा उम्र के भारतीय ये कौन अभी तक के हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है? तो ये अपने आप में इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इनका नाम है एल्विस अली हजारिका। ये आसाम से बिलोंग करते हैं। इनकी उम्र है 40 साल। अभी तक कोई भी ऐसा भारतीय नहीं था जिसने 40 साल की उम्र में नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया हो। तो ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति इस हिसाब से बने हैं भारतीय के रूप में। और कोई भी ऐसा आसामी व्यक्ति नहीं था जो आसाम से बिलोंग करता हो जिसने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया हो। तो दोनों ही मायने से ये अपने आप में रिकॉर्ड है। नॉर्थ चैनल की अगर बात करें तो इसके एक तरफ पड़ता है स्कॉटलैंड और दूसरी तरफ पड़ता है नॉर्थ आयरलैंड। तो इन्होंने नॉर्थ आयरलैंड से लेकर स्कॉटलैंड तक का ये जितना भी सफर है, ये तैर कर इन्होंने पार किया है। और इसकी जो डिस्टेंस है ये 34.5 किलोमीटर है। और ये 34.5 किलोमीटर इन्होंने 14 घंटे 38 मिनट में कवर किए हैं। 14 आवर 38 मिनट। इसके अलावा ये और भी कई सारे रिकॉर्ड बना चुके हैं, जैसे कि 4 साल पहले इन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने की कोशिश करी थी। इंग्लिश चैनल 34 किलोमीटर का है, लेकिन उसमें ये पूरा अचीव नहीं कर पाए थे। 29 किलोमीटर ही इन्होंने अचीव किया था। वो भी अपने आप में खैर एक रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर ही इन्होंने धर्मतार जेट्टी से लेकर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक भी तैर कर ही पार किया था। तो इस तरीके के कई सारे रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? मैंने आपको करीब 8 महीने पहले बताया था कि यह है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने उस टाइम पर फैसला लिया था कि ये डुगोंग को बचाने के लिए एक कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना करेंगे। फाइनली इसको खोल दिया गया है। अब देखिए डुगोंग, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये जीव डुगोंग है। डुगोंग एक मैमल है। मैमल होने का मतलब ये कि ये डेवलप्ड बेबी देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सी काऊ से। अब देखिए ये भारत है और इधर है श्रीलंका। ये वाला जितना भी कोस्टल एरिया है ये तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है। तो श्रीलंका में ये जो ब्रिज ऑफ आदम है, ब्रिज ऑफ आदम के ऊपर वाला जितना हिस्सा है इसको बोलते हैं पाल्क बे। क्या बोलते हैं? बे ऑफ पाल्क, पाल्क की खाड़ी। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो ये जो ऊपर वाला पाल्क बे वाला रीजन है, यहाँ पर ही डुगोंग का कंजर्वेशन रिजर्व खोला गया है। इसमें दो जगह हैं। एक तो आपका हो गया थंजावुर डिस्ट्रिक्ट और दूसरा हो गया पुडुकोट्टई। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, पुडुकोट्टई और दूसरा थंजावुर। इन दोनों की सीमा रेखाओं पर, जितनी भी समुद्र से लगने वाली सीमा रेखा है, वहां पर यह रिजर्व खोला गया है। अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पूरे हिस्से में 240 डुगोंग सिर्फ बचे हुए हैं। तो इनको बचाने के लिए 448 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये रिजर्व खोला गया है, जिसको अब पूरे तरीके से मॉनिटर और कंट्रोल किया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा।
तमिलनाडु की जो कोस्ट लाइन है, आपको पता है ये कितने किलोमीटर की है? मतलब अगर पूरी समुद्री रेखा की बात करें तो पूरी सीमा है 1076 किलोमीटर की, 1076। और तमिलनाडु के अंदर 14 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि समुद्री सीमा रेखा से लगते हैं। उनमें से दो, एक तो हो गया पुडुकोट्टई और दूसरा हो गया तंजावुर। इन दोनों से लगा हुआ कंजर्वेशन रिजर्व है जिसकी स्थापना करी गई है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका सजदे दोनों को अपॉइंट किया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। इनको अगले 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना साल 2001 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस टाइम पे प्रशांत त्रिपाठी। क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, मोटो जीपी जिसको आप ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेस के नाम से जानते हो फुल फॉर्म में, तो इस बार मोटो जीपी की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस है 2023 में, ये कौन सा देश होस्ट करेगा? इस बार इसको भारत होस्ट करेगा। और भारत में कहां पर यह आयोजित करी जाएगी? तो इस जगह को बोलते हैं बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। जो लोग दिल्ली एनसीआर में हैं उनको आई एम श्योर इसके बारे में पता होगा। बहुत फेमस जगह है। ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे में पड़ती है और ये एरिया लगता है ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में 2023 में होने वाली ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल वर्ल्ड चैंपियनशिप को आयोजित करेगा भारत। अपार्ट फ्रॉम दिस, भारत अगले 7 साल तक टू व्हील की रेसिंग इवेंट को, जितने भी प्रीमियर कैटेगरी के हैं उन सभी इवेंट्स को भी होस्ट करेगा। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। क्या बोलते हैं इसको? बेलग्रेड। और भारत की तो आपको पता ही है, नई दिल्ली। आपको पता है इस बार 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे? टोटल 19 कंट्रीज यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और भारत सरकार ने इस इवेंट को नाम दिया है ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत। किस नाम से जाना जाएगा? ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड राइनो डे कौन से दिन मनाया गया? राइनो दिवस हम लोगों ने मनाया परसों के दिन। माफी चाहता हूँ, 23 पे क्लिक कर दिया। 22 सितंबर को ही मनाया गया। किस दिन? 22 सितंबर। और यहाँ पर कुछ तरीके के राइनोज हैं जिनकी मैंने पिक्चर लगाई हुई है, आप थोड़ा सा देख के समझने की कोशिश करें। जो ब्लैक राइनो है और व्हाइट राइनो है, ये दोनों आपके अफ्रीकन स्पीसीज हैं, मतलब अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं, ब्लैक और व्हाइट राइनो। इसके अलावा जो एशियन स्पीसीज हैं ये आपकी ऊपर की 3 है। इसमें से एक है आपका जावन राइनो, दूसरा है सुमात्रन राइनो और तीसरे को बोला जाता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ये तीनों आपकी एशियन रीजन में पाई जाने वाली राइनो की प्रजातियां हैं। राइनो की प्रजातियां भी बहुत तेजी से घट रही हैं लगातार, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में इनके हैबिटेट का लॉस हुआ। जैसे कि इंसान अपनी बस्तियों को लगातार जंगलों की तरफ बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी संख्या में गिरावट हुई। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारे राइनो मारे गए। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि शिकारियों के द्वारा बहुत सारे राइनोज मारे जाते हैं, क्योंकि इनकी इलीगल ट्रैफिकिंग भी करी जाती है। इनकी स्किन, इनकी बोन्स से बहुत सारी चीजें इलीगल ट्रैफिकिंग के थ्रू एक से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सुना है कि ये काफी महंगे रेट में इनको खरीदा जाता है। बट ये अल्टीमेटली है तो गलत ही, जिसकी वजह से इनको इस टाइम पर स्पीसीज में रेड स्पीसीज के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। और रेड के बाद एक लास्ट कंडीशन आती है जिसको इनडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो राइनोस बहुत कम बचे हुए हैं। एक फैक्ट आपको बताऊं, राइनोस 30 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकते। ये मैक्सिमम 30 मीटर तक केवल देख पाते हैं, उसके आगे इनको नहीं दिखता है, जिसकी वजह से शिकारियों के लिए बहुत आसान होता है इनको अपना शिकार बनाना। इस बार की थीम थी 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर। इन 5 जो स्पीसीज हैं राइनोस की, इनको डेडिकेटेड थी इस बार की थीम। 22 सितंबर को इस बार वर्ल्ड रोज डे के रूप में भी मनाया गया। रोज डे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट भरत लाल। ये अब संभालेंगे नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को डायरेक्टर जनरल के रूप में। और जो भरत लाल जी हैं ये एक रिटायर्ड अधिकारी है, अभी तो 1988 बैच के अधिकारी हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे ये, गुजरात कैडर से। और इनको अपॉइंट किया गया है 2021 के दिसंबर में
लोकपाल के सेक्रेटरी के रूप में भी। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो लोकपाल के सेक्रेटरी भी हैं इस टाइम पे, और अब ये नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के डायरेक्टर जनरल भी होंगे। एनसीजीजी की स्थापना करी गई थी नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर भी यही है, बट इसका ब्रांच ऑफिस जो है ये है मसूरी, मसूरी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2022 से 23 के सत्र के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना फोरकास्ट किया गया है? एडीबी ने इस बार प्रिडिक्शन दिया है 7% का। इससे पहले एडीबी ने 7.5% का प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन बाजार में स्लो डाउन को देखते हुए इन्होंने इसको कम कर दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इन्फ्लेशन भी फोरकास्ट किया गया था भारत का 2023 के लिए 6.7%। एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे मसात्सुगु आसाकावा। क्या नाम है? मसात्सुगु आसाकावा। इस टाइम पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल के अशोक लवासा हैं। कौन है? अशोक लवासा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले एआईआईबी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया था। उर्जित पटेल, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्केल नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? और इसका मेन उद्देश्य यह है कि भारत में जो लेदर इंडस्ट्री स्किल्स हैं उनको बढ़ाना, एक तरीके से चमड़ा उद्योग के कौशल को बढ़ाना। तो स्केल एप्लीकेशन को धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मंत्रालय तो संभाल ही रहे हैं, साथ में ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। इसको लॉन्च किया गया तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में स्थित सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर स्केल का पूरा मतलब है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। इस एप्लीकेशन के तहत बहुत सारी चीजें वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह मिलेंगी, जैसे कि जो लोग लेदर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वो इस एप्लीकेशन की मदद से रिसर्च भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी इनको यहाँ पर मिलेगी, साथ में लेदर की टेस्टिंग के गट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे कि किस तरीके से आप लेदर की जांच कर सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कई सारे मौके भी आपको इससे मिलेंगे। लेदर इंडस्ट्री में जो भी वैकेंसीज खुलेंगी वो सब आपको इसी एप्लीकेशन के तहत ही पता लगेंगी। आपको पता है पूरे दुनिया में भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक है, और दूसरे नंबर का ही लेदर मैन्युफैक्चरर भी है। मतलब चमड़े से बनने वाले प्रोडक्ट भी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हम बनाते हैं, और चमड़े का उत्पादन भी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा करते हैं। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे चाइना है, दोनों ही सेक्टर में। नंबर 3 पे वियतनाम है, और नंबर 4 पे इंडोनेशिया है। लेकिन वियतनाम और इंडोनेशिया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हैं लेदर की, ये उत्पादन के लिए नहीं जाने जाते हैं। 20 सितंबर 2022 को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन सा राइजिंग दिवस अभी हाल ही में मनाया? तो आरपीएफ ने इस बार 38वां राइजिंग दिवस अपना अभी हाल ही में मनाया है। और इस बार इसको कहाँ से मनाया गया? तो पहली बार ये एक फैक्ट है, अभी तक इसको हर बार दिल्ली में ही मनाया जाता था, बट फर्स्ट टाइम इसको लखनऊ के अंदर जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी में मनाया गया। कहाँ पर? जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी। और इसमें इस बार 23 आरपीएफ पर्सनल को सम्मानित भी किया गया। इस बार के चीफ गेस्ट थे दर्शन विक्रम जरदोश। क्या नाम है? दर्शन विक्रम जरदोश। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रेलवे एंड टेक्सटाइल के। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से शहर का कोस्टल एरिया है जहां पर अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के कोस्ट गार्ड के बीच में अभ्यास नाम की एक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में कोस्ट गार्ड यूनिट्स का अभ्यास ड्रिल चेन्नई के कोस्टल एरिया पर अभी हाल ही में आयोजित किया गया। और इस टाइम पे कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं, ये हैं वी एस पठानिया। कौन है? वी एस पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। इन्होंने के नटराजन को सक्सीड किया था। इस टाइम पर नेवल चीफ जो हैं ये हैं आर हरि कुमार, और अभी आर्मी चीफ जो हैं ये हैं मनोज पांडे, और जो एयरफोर्स चीफ है ये हैं वी आर चौधरी। पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं इस टाइम पे एल नागेश्वर राव। और एल नागेश्वर राव फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसलिए अपॉइंट किया गया है कि देखिए हुआ क्या है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है
इसने इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन को वार्निंग दी है और टाइम दिया है कब तक के लिए। इन्होंने 15 दिसंबर तक के लिए टाइम दिया है और बोला है कि जितने भी गवर्नेंस के इश्यूज हैं इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन में उनको तब तक सॉर्ट आउट किया जाए। अगर सॉर्ट आउट भारत इस डेडलाइन में नहीं कर पाता है तो भारत को बैन कर दिया जाएगा, सदस्यता बैन कर दी जाएगी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एल नागेश्वर राव को अपॉइंट किया है। ये जल्द से जल्द जितने भी इश्यूज हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस में उनको सॉर्ट आउट करेंगे। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का हेडक्वार्टर क्या है, जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं राजीव मेहता। राजीव मेहता। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट फर्स्ट एवर फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। पहली बार पानी में तैरती हुई फोटो एग्जीबिशन का आयोजन कौन से राज्य में किया गया। इसका आयोजन मणिपुर में किया गया और मणिपुर में एक झील है जिसको बोलते हैं लोकटक लेक। क्या बोलते हैं? लोकटक लेक। इसी लेक में यह प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के अंदर 88 फोटोज या आप बोल सकते हो पेंटिंग्स जिनको दिखाया गया, ये सारी मणिपुरी कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा इनमें से 11 दूसरे ऐसे क्रिएटिव्स दिखाए गए जो कि कहीं ना कहीं मणिपुरी फ्रीडम फाइटर्स से जुड़े हुए थे, जो कि ऐसे मणिपुरी फ्रीडम फाइटर हीरोज के बारे में बताते हैं जिनके बारे में कहीं पर या फिर किसी भी किताब में बहुत कम लिखा हुआ है। इसका उद्घाटन राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा किया गया, जो कि इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन है मणिपुर के। मणिपुर में इस टाइम पे बीरेन्द्र सिंह की सरकार है। इसी साल विधानसभा के इलेक्शन हुए और एक बार इन्होंने फिर से अपनी सरकार बनाई है। बीरेन्द्र सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल के सर्व कर रहे हैं यहाँ पर। अब आज का क्वेश्चन मेरा आपसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग ही यूज करते होंगे ब्यूटी क्रीम, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्यूटी क्रीम जो आप अपने चेहरे पर यूज करते हो उसमें मेजरली कौन सा एसिड पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। इसके अलावा एक और आपके लिए खुशखबरी है, 20% का प्राइस ड्रॉप इस टाइम पर चल रहा है। आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डिस्काउंट कोड आपको पता ही है, वरुण 777 है। आज मेरी आपसे 2 बार मुलाकात होगी। सुबह 10 बजे करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराऊंगा और 12 बजे स्टैटिक जीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा आने वाले सभी एसएससी एग्जाम के लिए। दोनों क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत जाके एनरोल कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर दिया है, वहां से भी आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, स्पेशल क्लास है। बाकी 25 सितंबर को आप सुबह 10 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी पर देना ना भूलें। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। ये भी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।